यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। आज उपचुनाव के परिणामों का दिन है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 2017 विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हुए 7 में से 6 सीटों पर अपना कब्जा जो है उसको बरकरार रखा है, जबकि जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, यानी उसे रिटेन रखा है। हालांकि सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के साथ साथ कुछ सीटों पर उतार चढ़ाव दिखाई दिया, लेकिन दोपहर होते होते उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होती चली गई और भाजपा में जश्न का दौर शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। आप देखिए, मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में वापस, लेकिन बुलंदशहर सीट बीजेपी के पास वापस, देवरिया सीट भाजपा के पास वापस, अमरोहा की नौगांवा सदात सीट बीजेपी के पास वापस, इसी तरह से घाटमपुर सीट बीजेपी के पास वापस, बांगरमऊ सीट बीजेपी के पास और टुंडला सीट भी बीजेपी के पास, यानी स्कोर बोर्ड 6-1, 6 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट सपा के पास। तो तमाम जो कयास थे उसके अलग यहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त, अपना दबदबा कायम रखा। इन उपचुनाव के दौरान 6 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट पर सपा को बहुत मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन वो सीट सपा की थी, उनके पास रही। 7 सीटों के परिणाम आपके सामने, 6 बीजेपी के पास, 1 समाजवादी पार्टी के पास। जश्न की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लकी यादव, पूर्व एमएलए, जिनकी मौत के बाद मल्हनी सीट खाली हुई थी, उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने जीत हासिल की। शुरुआत में पिछड़ते दिखाई दिए, 12 राउंड तक पिछड़े रहे, लेकिन आखिर में जब उन्होंने लीड हासिल की तो फिर उसे जीत में कन्वर्ट करके ही दम लिया। यूपी में एक बार फिर योगी मैजिक चल चुका है और उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा कर साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता अब भी योगी सरकार के साथ है। बुलंदशहर सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट से बीजेपी ने उषा सिरोही को उम्मीदवार बनाया था। उषा सिरोही ने इस उपचुनाव में बीएसपी के मोहम्मद यूसुफ को मात दी है। इस उपचुनाव में आरएलडी ने एसपी के समर्थन के साथ प्रवीण कुमार को उतारा था, जो तीसरे स्थान पर रहे। टुंडला विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह ने एसपी के महाराज सिंह को एक तरफा मुकाबले में मात दी। बांगरमऊ सीट पर भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने इस सीट से शानदार जीत दर्ज की। श्रीकांत कटियार ने एसपी उम्मीदवार सुरेश कुमार पाल को हराया। वहीं कांग्रेस की आरती वाजपेयी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। घाटमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र नाथ पासवान ने जीत दर्ज की है। उपेंद्र नाथ पासवान ने बीएसपी के कुलदीप संखवार को मात दी। वहीं एसपी उम्मीदवार इंद्रजीत कोरी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव से पहले देवरिया सीट को लेकर कई सवाल खड़े थे, लेकिन सभी दावों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया कि देवरिया का दिल बीजेपी के साथ है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार सत्यमणि त्रिपाठी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिन्होंने एसपी के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी को हराया। वहीं बीएसपी के अभय मणि इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। नौगांव सादात सीट से बीजेपी ने चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को मैदान में उतारा था, जिन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज कर एक और सीट बीजेपी के खाते में डाल दी। संगीता चौहान ने एसपी के मौलाना जावेद को हराया। वहीं बीएसपी के फुरकान अहमद तीसरे स्थान पर रहे। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से एसपी ने कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद एसपी उम्मीदवार लकी यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को हराकर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिंह यहां तीसरे स्थान पर रहे। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा साफ ये इशारा कर रहा है कि यूपी में सीएम योगी का भरोसा कायम है और जीत से पार्टी गदगद है।
देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से नीतियां बनी हैं, जन कल्याणी नीति है, जो नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी का है वो कायम है, लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए मोहर लग रही है। और यही 2022 में भी देखेगा। तो जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी लीडरशिप जो है उत्तर प्रदेश वो मजबूत है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उपचुनाव में मिली शानदार जीत से कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस जीत से बीजेपी को और ज्यादा ताकत मिलेगी। साथ ही पार्टी 2022 में भी ऐसा ही प्रदर्शन बरकरार रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नितिन उपाध्याय हैं, टुंडला से सीधा कनेक्ट है, हमारे साथ बलराम पांडे हैं, बुलंदशहर से सीधा कनेक्ट है, हमारे साथ कानपुर से प्रभात अवस्थी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। प्रभात, परिणाम आ गए हैं, औपचारिक घोषणा हो गई है? जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा राजेंद्र जी कि अब कानपुर की जो घोषणा है वो हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रमाण पत्र भी ले चुके हैं। अगर पूरे अब ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो 23,820 वोटों से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उपेंद्र पासवान, उन्होंने जीत हासिल की और एक बार जो ये सीट है जो कमल रानी वरुण की वजह से खाली हुई थी, दोबारा से बीजेपी के खाते में आई है। क्योंकि इस सीट के बारे में कहा जाता था कि पहली बार कमल रानी वरुण ने ही यहां पर इतिहास रचा था और पहली बार यहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद किया था। लेकिन इस बार के जो समीकरण थे उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो काफी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी टक्कर भी देते नजर आएंगे। लेकिन जैसे ईवीएम खुलनी स्टार्ट होती हैं तो उसके बाद चौंकाने वाले जो रुझान है वो सामने आते हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी यहां से दम भरती नजर आती है और लगातार 2 से 3 राउंड तक वो आगे रहती है। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जब रफ्तार पकड़ी तो लगातार 35वें राउंड पर जाकर विजय तिलक ही करवाया उन्होंने। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो शुरुआती दौर में चौथे नंबर पर रहे, लेकिन चुनाव जो काउंटिंग है वो खत्म होते होते दूसरे नंबर पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। यानी कि कांग्रेस ने जीत न हासिल करके दूसरे नंबर पर आया और बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर को 23,820 वोटों से हराया। कृपाशंकर की बात की जाए तो कृपाशंकर पेशे से सरकारी सर्जन थे और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी। तो जो समाज सेवा के लिए आए थे तो यहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ी और यहाँ पर जनता ने उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाया। तो वहीं जिस तरह से शुरुआत में ही बताया गया था कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कम है और उसका फायदा जो है बीएसपी को मिलेगा, कुछ यही वजह रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो यहाँ पर लड़ाई पर नहीं दिख रही थी, बावजूद उसके लगातार शुरुआती दौर में वो लीड करती रही। लेकिन उसके बाद काफी लंबा उसने संघर्ष किया और लोगों को काफी नेट फाइट दी बीजेपी के प्रत्याशी को। तो साफ है कि जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी, उनका कहना है विकास के मुद्दे पर वो पब्लिक के बीच में गए थे और योगी मोदी के कामों का बखान किया था और जिसके आधार पर लोगों ने उनको चुना है। यानी कि योगी और मोदी के विकास कार्य को जो है उसको लेकर ही उनको लोगों ने वोट किया और इस विकास की गंगा को वो आगे बढ़ाएंगे और जो कमल रानी के अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे। फिलहाल जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बैलेट पेपर, ईवीएम सभी की काउंटिंग हो गई है और जो प्रत्याशी हैं उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। ठीक है, प्रमाण पत्र दे दिया गया है, अच्छी जीत का मार्जिन है। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो चौथे नंबर पर थे, सरकारी नौकरी छोड़कर रिजाइन करके चुनाव लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर पर जाकर उन्होंने अपनी रेस समाप्त की है। नितिन के पास चलते हैं, टुंडला चलते हैं। टुंडला में भी औपचारिक घोषणा हो गई है नितिन? देखिए बिल्कुल, टुंडला में औपचारिक घोषणा हो गई है। 40 राउंड काउंटिंग रही है और करीब 5 बजे के करीब प्रमाण पत्र प्रेमपाल धनगर को दे दिया गया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा। एसपी सिंह बघेल के खाली होने के बाद ये सीट जिस तरीके से धनगर वर्सेस धनगर हो गई और बीएसपी चूंकि यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में रही है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अपने आप के लिए सेल्फ गोल किया है, न किसी के सुख में शामिल होना, न किसी के दुख में शामिल होना, न जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, लगातार संगठन के तमाम लोगों को पार्टी की विरोधी गतिविधियों के नाम पर पूरी तरह से बाहर करते रहना, तो बीएसपी लगातार खेल को पूरी तरह से खुद ही खेल खत्म कर दिया। वहीं बीजेपी ने इस बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया और परिवारवाद का आरोप ना लगे, एंटी इंकम्बेंसी एसपी सिंह बघेल की वजह से ना हो, इसलिए उन्होंने एक ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री और बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता प्रेमपाल धनगर को उतारा। उसके बाद सबसे पहले यह स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि प्रेमपाल धनगर असली धनगरों के नेता हैं, ना कि महाराज सिंह धनगर जो समाजवादी पार्टी से। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे
पर गैंगरेप का आरोप है और वो जेल में बंद है। इसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने जनसभा में ये बात कही कि आप हाथरस में जाके कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं, बाल सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे। जनता से कहा कि जो खुद जिसका बेटा खुद गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद है, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं जनता में इस चीज को लेकर एक मैसेज गया। वहीं दूसरी तरफ आपने जो समीकरण बताया उससे बात साफ है नितिन कि कितनी गंभीरता से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके अपोजिशन में जो दल थे उन्होंने शायद उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। बलराम के पास चलते हैं, बुलंदशहर, वहां भी औपचारिक घोषणा कर दी गई है, सर्टिफिकेट दे दिया गया है या ये काम अभी बाकी है बलराम? नहीं राजेंद्र जी, यहां पर भी सर्टिफिकेट दे दिया गया है। औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा सिरोही वो जीत गई हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बुलंदशहर की सीट पर बीजेपी का परचम लहरा गया है। अब सरकारी ऐलान भी हो गया है। लेकिन राजेंद्र, इस उपचुनाव को लेकर के कुछ समीकरण समझने भी होंगे कि आखिरकार ये जो उपचुनाव था 7 सीटों पर, ये कितना महत्वपूर्ण था। देखिए, जब 2017 में चुनाव हुआ था तब प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, यानी 325 सीटें मिली थी। उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद से आप देखिए 3 साल से ज्यादा का वक्त बीता और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मुद्दे ढूंढे। महिला सुरक्षा, जंगल राज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जंगल राज बताया यूपी में। उसके बाद कृषि बिल को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक वेब बनाने की कोशिश की गई कि किसान कृषि बिल को लेकर के नाराज हैं, लेकिन जो विपक्ष के मुद्दे थे कहीं ना कहीं धराशायी हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किए हैं, जो केंद्र सरकार ने काम किया है, ठीक बात यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मुद्दे विपक्ष ने खड़े किए, जिनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जनता के सामने और जिसके आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, वो जनता ने रिजेक्ट कर दिए, उनको स्वीकार नहीं किया। इन परिणामों का यही मतलब है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, नितिन, प्रभात और बलराम। तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रदेश की जनता ने इसे एक बार फिर चरितार्थ करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने 2017 का परिणाम दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये विकास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने परिणाम को एक बार फिर से दोहराया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया था तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। यह था मुख्यमंत्री का विनिंग स्टेटमेंट, उनका जीतने के बाद वक्तव्य। और हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलंदशहर सीट की बात करते हैं। वहां पर बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही ने बाजी मारी है। उषा सिरोही ने सपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 20,962 वोटों से मात दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जीत जनता की जीत है। अपनी जीत पर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। और जीत के बाद उषा सिरोही की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो अपने घर में पूजा करने के बाद शंखनाद करते हुए दिखाई दी।
तो विजय का शंखनाद किया और लोगों की मांग पर दोबारा भी शंख बजाया। इधर कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के उपेंद्र पासवान ने जीत हासिल की। उन्होंने यहां भाजपा ने कांग्रेस के डॉक्टर कृपाशंकर सिंह को 36,585 वोटों से हरा दिया। जीत की घोषणा होते ही भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान मतगणना स्थल पर ही भावुक हो गए और अपने पिता से गले लगाकर रो पड़े। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं। वहां पर बाहुबलियों और अपराधियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ जारी अभियान में आज एक नाम और जुड़ गया। आज प्रयागराज प्रशासन ने झूसी इलाके में माफिया घोषित किए गए हिस्ट्री शीटर अशोक यादव की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। अशोक यादव ने झूसी इलाके में 2 मकान बनवा रखे थे, जिसमें एक मकान 600 गज और दूसरा 150 गज जमीन पर बना था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात थी। अशोक यादव के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तस्वीर ये देखिए आप, कैसे बुलडोजर लगाकर, जेसीबी मशीन लगाकर इसे जमींदोज किया गया। झूसी के 2 मकानों पर कैसे बुलडोजर चला। अशोक यादव पर 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अवैध निर्माण बताया गया और अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे बुलडोजर के जरिए और जेसीबी मशीन के जरिए जमींदोज किया गया। कैसे किया गया उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रयागराज की झूसी। और अब खबर ललितपुर से है। यहां पर थाना जखौला के किशलवास गांव में एक युवक का फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे पूरी तरह से बेखौफ होकर यह फायरिंग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से राइफल भी बरामद की गई है। इधर मुजफ्फरनगर नगर पालिका में आज सफाई कर्मचारियों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल वार्ड सभासदों के साथ नगर पालिका भवन में बोर्ड बैठक कर नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी। उसी वक्त दर्जनों सफाई कर्मचारी जबरदस्ती बोर्ड की बैठक में घुस आए और जमकर नारेबाजी करने लगे और वाल्मीकि समाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि नगर पालिका पर उनका 2 साल का वेतन रुका हुआ है, बकाया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार उत्तराखंड पाएंगे।